स्क्रीन तो सभी को दिख रही होगी आप लोगों को? दिख रही जी। और मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं। देखिए, कल जो हमने टॉपिक डिस्कशन की थी, कल की ही टॉपिक आज दोबारा मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम एक टॉपिक हमारी ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसको समझना जरूरी है कि दो टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंट है वहां पे। इंपॉर्टेंट क्या है? एक टॉपिक जो हमारा ट्रंक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरी जो हमारी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो वीटीपी है। तो ये दो टॉपिक जो है हमारी इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि वहां पे हमने इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कल पढ़ा था। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है दो होते हैं, ISL एंड .1q। ये दो प्रोटोकॉल जो है इनकैप्सुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस स्विच से एक पीसी कनेक्टेड है एंड दिस पीसी बिलोंग टू VLAN 10। अगर VLAN 10 से डेटा निकला इस इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो ISL एंड .1q की जो बात कर रहे हैं, वो यहां पे वर्क करता है। मतलब ये है कि जब एक VLAN से डेटा निकल के ट्रंक के ऊपर आता है तो ट्रंक के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए कि किस VLAN से डेटा आ रहा है, किस VLAN के लिए डेटा जा रहा है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट करने का जो काम है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको इनकैप्सुलेट करने का जो काम है, वो दो प्रोटोकॉल करता है, जिसको हम ISL और .1q कहते हैं। तो आपने देखा कि ISL एंड .1q जो है इनकैप्सुलेशन का करने का काम कर रहा है और यहां पे काम करता है वो ट्रंक के ऊपर। और हमने जो VTP की जो बात की थी, VTP जो है बेसिकली VLAN से रिलेटेड जो भी आप VLAN बना रहे हैं किसी एक स्विच के ऊपर, उसको एडवर्टाइज करना। एक बार नहीं आते हैं बच्चे सारे। तो जो भी आपने VLAN सर्वर स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है, उसको एडवर्टाइज करने से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल यहां पे काम कर रहा है वो आपका VTP है। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है, और हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, कि बेसिकली ट्रंक को हम दो तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। लास्ट क्लास में भी ये टॉपिक डिस्कशन की थी। और वो दो तरीका क्या है? वो दो तरीका जो है स्टैटिक और डायनेमिक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रंक कैन बी कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक और वाया DTP। देखिए, इस बात को समझिएगा, BTP अलग है और DTP अलग है। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अलग है। तो VTP का अलग काम है, VTP का रोल अलग है, और DTP का रोल अलग है। इसको समझिएगा। तो यहां पे कहा गया है कि ट्रंक कैन बी कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक और वाया DTP। DTP प्रोवाइड द एबिलिटी टू नेगोशिएट द ट्रंक मेथड। ये DTP करता है। और मैंने कहा भी था कल कि बाय डिफॉल्ट जो DTP एनेबल्ड होता है इंटरफेस के ऊपर। सुनील कुमार, इतना लेट आते हो आप। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया था ISL और .1q के ऊपर, तो हमने ये कहा था कि ISL जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। बेसिकली ट्रंक आर यूज्ड टू कैरी ट्रैफिक दैट बिलोंग टू मल्टीपल VLAN बिटवीन डिवाइस ओवर द सेम लिंक। लेकिन जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे थे वहां पे वो ISL और .1q था। ISL इंटर स्विच लिंक जो है सिस्को प्रोप्राइटरी है।
अब यहाँ पे ये है कि जब भी ट्रंक के ऊपर डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है आईएसएल के द्वारा, इनकैप्सुलेशन जो किया जाता है, इनकैप्सुलेशन के दौरान जो है, इनकैप्सुलेशन के दौरान जो है 26 बाइट का हेडर ऐड करता है आईएसएल और 4 बाइट का ट्रेलर यूज करता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जब डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो तो 30 बाइट की इंफॉर्मेशन आईएसएल जो है ऐड करता है। एक ही टाइम पे आ जाओ यार सारे के सारे। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आप लोग लेट हो जाते हैं थोड़ा। हाँ सर, मैं थोड़ा सा लेट, तबीयत ठीक नहीं थी सर मेरी। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। ओके। तो मैंने ये डिस्कशन किया था कि आईएसएल जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है और ये इनकैप्सुलेशन करने का काम करता है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जो वीलन आईडी कॉन्फ़िगर होती है आईएसएल के अंदर, वो जो वीलन आईडी है वो 10 बिट की होती है। अब 10 बिट के होने की वजह से आप 1024 तक उसमें वीलन कॉन्फ़िगर मतलब ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। अगर बनाने को कहा जाए तो आप वीलन जो है 2 से लेकर 1001 तक बना सकते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन के दौरान आप देखें जो 26 बाइट की इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे ऐड हो रही है आईएसएल के द्वारा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार में हमें नहीं समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो बीपीडीयू के नाम से यहाँ पे हैं। बीपीडीयू है, वीलन है, और इसमें सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, सोर्स वीलन है, डेस्टिनेशन वीलन है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है 26 बाइट के हेडर में ऐड किया जाता है और 4 बाइट का जो है टेलर। अब 4 बाइट क्या है, ये हमने लास्ट क्लास जब हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे ओएसआई मॉडल, तो उस दौरान हमने बताया था कि जब भी डेटा लिंक लेयर के ऊपर डेटा आता है तो वहाँ पर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऐड किया जाता है और साथ में सीआरसी एल्गोरिथम ऐड किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो सीआरसी एल्गोरिथम रन करने के बाद ही उस डेटा को, या यूं कहें कि फ्रेम को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन अगर हम .1q की बात करें, .1q जो है ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि .1q जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपके सिस्को के स्विच पे भी चलेगा, जुनिपर के स्विच पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। आईएसएल सिर्फ सिस्को पे चलेगा। इसीलिए अगर हम आज के डेट में अगर हम सिस्को की स्विच भी परचेज करते हैं तो उसको आईएसएल सपोर्ट नहीं करता है। तो आज की डेट में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो .1q ही चलता है। अब .1q क्या है? .1q के अंदर जो है सारे बच्चे लेट आते हैं, मैं क्या करूँ बताइए, बीच बीच में आ जाते हैं। अब किसी को एक्सेप्ट नहीं करो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे .1q के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो आपने देखा कि आईएसएल में 30 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड हो रही थी। अब 30 बाइट की इंफॉर्मेशन को ऐड करना, रिमूव करना ट्रंक के ऊपर थोड़ा सा वो सही नहीं रहता है, बैंडविड्थ का जो है कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें .1q तो यहाँ पे सिर्फ 4 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड होती है और ये ज्यादा बेहतर है आपके .1q। इसकी भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, कई सारी फील्ड है जो हम लोग सीसीएमपी में डिस्कशन करते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपका जो वीलन 1 जो डिफॉल्ट होता है, उस वीलन 1 को हम कह सकते हैं वीलन 1 जो हमारे, ऐसे हम चाहें तो हम किसी और वीलन को भी हम नेटिव वीलन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि स्विच के जो पोर्ट हम यूज कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट वीलन में होते हैं, वीलन 10 में, 20 में। मतलब अगर एक स्विच है मेरे पास 48 पोर्ट की स्विच है, बट 48 में से अगर मान लीजिए हम 20 पोर्ट को यूज कर रहे हैं तो 20 पोर्ट को जो हम यूज करेंगे तो कुछ इंटरफेस हमारे वीलन 10 में है, कुछ वीलन 20 में है। लेकिन जो हमारे अनयूज पोर्ट होते हैं उसे हम वीलन 1 में डाल के रखते हैं और वो पहले डिफॉल्ट रहता है वो। तो वीलन 1 को हम नेटिव वीलन कहते हैं और अगर हम चाहें तो किसी वीलन को नेटिव वीलन बना भी सकते हैं। आईएसएल के अंदर क्या होता है कि अगर आपने इनकैप्सुलेशन के लिए आईएसएल अगर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वीलन 1 का भी डेटा जो है जो टैग हो जाता है। लेकिन अगर हम .1q की बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेटिव वीलन फ्रेम आर कैरिड ओवर द ट्रंक लिंक अनटैग। तो यहाँ पे अनटैग जाएगा डेटा आपका वीलन 1 का। कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं नेटिव वीलन के, वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे आप। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कितने वीलन हम बना सकते हैं तो वीलन 0 to 4095, सॉरी
0 and 4095 रिजर्व होता है, और बाय डिफॉल्ट सिस्को के अंदर VLAN 1 डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप VLAN आप बना सकते हैं 2 से लेके 1001, और 1002 से लेके 1005 जो है वो सिस्टम यूज करता है FDDI, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस और टोकन लिंक के लिए। और आप एक्सटेंडेड VLAN भी बना सकते हैं, बट एक्सटेंडेड VLAN के लिए ऑप्शन कुछ और है, हम आगे डिस्कशन करेंगे एक्सटेंडेड VLAN के लिए। ये पढ़ो ना यार हिमांशु जी, अभी आप पढ़ो। ठीक है सर, जी बोलें। आप नेगेटिव विलियन भी एक्सप्लेन करते हैं सर, क्या करते हैं, क्या करने के लिए यूज करते हैं? यू आर एक्सप्लेनिंग नाउ नेगेटिव विलियन आल्सो। देखिए नेटिव विलन का जहां तक मसला है, नेटिव विलन बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेटिव विलन जो है आपका वो विलन होता है जो आपका डिफॉल्ट बना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अनयूज पोर्ट रहते हैं उसको हम लोग नेटिव विलन में डाल सकते हैं। बात समझ गए? यस सर, यस सर जी। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हम बात करें कि हम किस तरह से ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, तो स्टैटिक तो हमने देख ही लिया था। तो अगर हम डायनेमिक की बात करें तो कैसे कॉन्फ़िगर, तो सबसे पहले वो प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं उसको दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि स्विच को हम सर्वर बनाएंगे और इस स्विच को हम क्लाइंट बनाएंगे। ये हमारी स्विच जो है सर्वर बनेगी और ये स्विच हमारी क्लाइंट बनेगी। तो ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और अभी फिर से एक बार कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। हमने ये भी कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो होती है स्विच सर्वर मोड पे होती है, तो उसके लिए किसी स्विच को सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखते हैं VTP मोड सर्वर। लेकिन VTP मोड सर्वर से पहले हमें ये भी समझना होगा कि VTP आखिर है क्या। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, तो VTP को थोड़ा हम देख लेते हैं। VTP बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो VTP के दरअसल 3 मोड होते हैं। मतलब अब कंडीशन ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल स्विच है तो आप ये हरगिज नहीं करेंगे कि हर एक स्विच में जा के VLAN बनाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप सेंट्रलाइज मैनेज करें। सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन सारे स्विच में से किसी एक स्विच को सर्वर बनाना होगा, और किसी एक स्विच को हम क्लाइंट बना सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम CCNP के अंदर बात करते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीफ पूछोगे कि सर ट्रांसपेरेंट है क्या, तो जो हम अभी VLAN बना रहे हैं उसके अलावा भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ VLAN बनते हैं, और स्पेशल टाइप के VLAN होते हैं जिसको हम प्राइवेट VLAN बोलते हैं। ये प्राइवेट VLAN का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आपकी स्विच ट्रांसपेरेंट मोड पे होगी तभी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बच्चे बहुत लेट आते हैं, मैं क्या करूं बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको प्राइवेट VLAN कॉन्फ़िगर करना, प्राइवेट VLAN की क्या एडवांटेज वो हम अभी फिलहाल इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप डिस्क्राइब करने की बात करें तो एक हल्का सा बता दूं मैं कि ट्रांसपेरेंट, जिस स्विच को हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जैसे हम किसी स्विच को सर्वर बनाते हैं, तो वो स्विच जो सर्वर आप बनाएंगे उस स्विच के ऊपर आप VLAN बना सकते हो, VLAN डिलीट कर सकते हो और VLAN मॉडिफाई कर सकते हो। जिस स्विच को आप सर्वर बनाएंगे उस स्विच पे आप VLAN बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि सारे स्विच पे कोई भी जाए और वहां पे बैठ करके जो है VLAN बना ले, तो आप सारे स्विच को क्लाइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर किसी स्विच को आप क्लाइंट बना देते हैं तो अगर आप चाहेंगे उस स्विच के ऊपर कमांड भी अगर चलाते हैं VLAN बनाने के, तो वो कमांड रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्वर स्विच होगी उसके ऊपर VLAN बनेंगे, डिलीट होंगे और मॉडिफाई होंगे, और सर्वर स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे की ओर जो कनेक्टेड हमारे क्लाइंट स्विच है उन तक वो एडवर्टाइज करे। क्लाइंट स्विच वो स्विच है जिसके ऊपर आप VLAN बना नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और लेकिन क्लाइंट जो है वो हमारे सर्वर के डेटाबेस को यूज करता है। अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे आप VLAN बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो,
लेकिन ट्रांसपेरेंट स्विच पे जो वीलन बनते हैं वो किसी दूसरे स्विच को एडवर्टाइज नहीं होते। मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सर्वर स्विच पे आप वीलन बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई करोगे, और सर्वर जो है वो एडवर्टाइज करेगा क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट स्विच के ऊपर आप वीलन बना नहीं सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। क्लाइंट स्विच जो है वो आगे की ओर जो कनेक्टेड स्विच उसको वीलन जो सर्वर का डेटाबेस उसको एडवर्टाइज कर सकता है। ट्रांसपेरेंट स्विच पे आप वीलन बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन वो किसी दूसरे स्विच को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। मैंने ये भी कहा था कि वीलन जो भी आप सर्वर पे वीलन बनाते हो वो सेव होती है एक फाइल के अंदर जिसको बोलते हैं vlan.dat, या यूं कहें कि vlan.dat इज ए डेटाबेस ऑफ वीलन। तो हम VTP ये है, VTP का मोड है ये। अब हम एक चीज और समझने की कोशिश करें। VTP बाय डिफॉल्ट अगर देखिएगा तो VTP का वर्जन 2 कॉन्फ़िगर होता है आपके स्विच में। आप अगर स्विच को देखेंगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VTP वर्जन 2 लिखा हुआ है, लेकिन VTP वर्जन 3 अगर कॉन्फ़िगर करते तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो VTP अगर वर्जन 3 करेंगे तो आप एक्सटेंडेड वीलन बना सकते हैं। अगर आपकी स्विच जो है ट्रांसपेरेंट मोड पे है, आप प्राइवेट वीलन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं अगर आप VTP का वर्जन 3 कॉन्फ़िगर करते हैं। VTP ऑपरेशन में मैंने कल भी ये बात जिक्र की थी। VTP advertisement are sent as multicast frame. VTP server and client are synchronized to the latest revision number. ये हमने डिस्कशन किया था कल भी, और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एक स्विच दूसरे स्विच को हर 5 मिनट पे अपडेट करता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमने कल डिस्कशन किया था। क्लाइंट और सर्वर स्विच आपस में जो सिंक करती है वो डिपेंड करता है रिवीजन नंबर पे। हमने कल बात भी कही थी कि मान लीजिए कि सर्वर के ऊपर आपने 4-5 वीलन बनाया, उसका एक सर्टेन रिवीजन नंबर, मान लीजिए 5 रिवीजन नंबर है, और सेम उसी वक्त जो है उसने सारे क्लाइंट को अपडेट फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि सर्वर के ऊपर कुछ नए वीलन बने हैं या डिलीट हुए हैं, तो वो रिवीजन नंबर के बेसिस पे करेगा, क्योंकि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को तो वहां पर रिवीजन नंबर चेक किया जाएगा। अगर क्लाइंट से रिवीजन नंबर सर्वर का ग्रेटर देन होगा तो फिर सर्वर को अपडेट करना होगा। तो मैं यही कह रहा था कि जो इन दोनों क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंफॉर्मेशन सिंक होगी वो रिवीजन नंबर के ही बेसिस पे होगी। दूसरी हमने बात की थी कि जो क्लाइंट और स्विच जो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो 3 चीजों से करते हैं। एक तरह का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसको कहते हैं समरी एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सबसेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, और तीसरा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट होता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक स्विच दूसरे स्विच को जो डिफॉल्ट जो एडवर्टाइज करता है वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कह रहा था समरी एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके स्विच के ऊपर अभी कोई वीलन डिलीट किया गया है या मॉडिफाई किया गया है, तो वो थोड़ी देर इंतजार करेगा कि 5 मिनट के बाद अपडेट भेजा जाए। वो अपडेट जो होते हैं वो सबसेट एडवर्टाइजमेंट से जाते हैं क्लाइंट की तरफ। तीसरा कंडीशन ये है कि क्लाइंट स्विच के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है। सर्वर के पास जो डेटाबेस है, क्लाइंट के पास जो डेटाबेस है सर्वर का, अगर उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी, कोई क्यूरी करनी है क्लाइंट को सर्वर से, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने कहा आपको कि VTP और DTP और ये सारे जो है सब डिफरेंट टॉपिक है। ये VTP का अलग काम है, जब दो स्विच के बीच में जब एडवर्टाइजमेंट का मामला होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में वीलैन से रिलेटेड, जब दो स्विच के बीच में सर्वर और क्लाइंट के बीच में एडवर्टाइजमेंट का जो मामला होगा डेटाबेस रिलेटेड, वीलैन से रिलेटेड, तो वहां पे VTP काम करेगा। और ट्रंक के ऊपर जो इनकैप्सुलेशन करेगा वो ISL और .1q करेगा। एक मिनट ब्रदर, देखो बेटा कौन। तो मेरे ख्याल से VTP DTP आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा फिर से एक बार दोहराता हूं। तो मैं इस स्विच को सर्वर बनाने वाला हूं, सर्वर बना चुका हूं इसको, VTP मोड सर्वर, और मुझे अगर डोमेन नेम रखना है यहाँ पे तो हम डोमेन नेम भी रख सकते हैं। मेरा जी क्वेश्चन है सर। जी बोले।
सर राउटर से राउटर पैकेट फॉरवर्ड होता, स्विच से स्विच के अंदर क्या मैंने यही कहा ना कि मेरी बात सुनिए, मैं आप स्विच तो स्विच बोलोगे ना, आप मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर मैं वो टॉपिक अगर अभी पढ़ाने लगूंगा तो फिर मुझे बीपीडीयू को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझो, अभी जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते रहो। इसके बाद जो टॉपिक आएगी ना वो स्विच की स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त मैं उस टॉपिक को डिस्कशन करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझिए, लेकिन अब अभी जो मैंने ये जो टॉपिक डिस्कशन की है, ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट है। एक स्विच क्लाइंट और स्विच जो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, तो वो ये बीटीपी एडवर्टीजमेंट भी करता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है स्विच टू स्विच क्या इंफॉर्मेशन पास होती है, वो आगे थोड़ा पेशेंस रखिए, इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद वो टॉपिक आएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने VTP डोमेन नेम XYZ रखा है। तो हमने कहा कि अगर किसी स्विच को सर्वर बनाना है तो VTP मोड सर्वर लिखते हैं, और अगर किसी स्विच को मुझे क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है वहां पे मुझे VTP मोड क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना होगा। डोमेन नेम जो है वो कॉमन होना चाहिए, और वो भी केस सेंसिटिव है। वो इस वजह से कि अगर आप चाहते हैं कि सर्वर स्विच उन्हीं क्लाइंट स्विच को अपने डेटाबेस को अपडेट करे जिसका डोमेन नेम उससे मैच करता हो, तो डोमेन नेम दोनों का सेम रखेंगे। अगर किसी स्विच का डोमेन नेम कॉमन नहीं है तो एडवर्टाइज वहां पर नहीं किया जाएगा। तो हमने इस स्विच को अभी फिलहाल जो है सर्वर कॉन्फ़िगर किया, और डिफॉल्ट हमने कहा था सर्वर ही होता है, डोमेन नेम XYZ है। और अगर मुझे पासवर्ड सेट करना है फॉर ऑथेंटिकेशन तो VTP पासवर्ड CCNA, इस तरह से हम दोनों स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VTP पासवर्ड CCNA। और अगर हम ट्रंक कॉन्फ़िगर की बात करें तो ट्रंक अगर हम यहाँ पे स्टैटिक कॉन्फ़िगर ट्रंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ पे ऐसे आपको डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो गिग पोर्ट होता है वो लेना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपने फास्ट इथरनेट ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप स्विच पोर्ट मोड के बाद जब आप क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं। आप जो मोड के बाद चेक करेंगे, तो कई सारे ऑप्शन आते हैं। आप किसी इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट भी बना सकते हैं, है ना। किसी इंटरफेस को आप ट्रंक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैटिक, और किसी इंटरफेस को आप डायनेमिक भी ट्रंक बना सकते हैं। तो आपके पास बताओ DTP बाय डिफॉल्ट एनेबल ही होता है। तो अगर आप किसी इंटरफेस को ट्रंक बनाने वाले हैं स्टैटिक, तो वहां पे हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये कमांड एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लेयर, ये तो हमारी अभी देखिए फिलहाल हमने क्या किया, इस स्विच को हमने सर्वर बनाया है। तो सर्वर बनाने के लिए VTP मोड सर्वर, और हमने इसका डोमेन नेम रखा VTP डोमेन XYZ, और हमने पासवर्ड भी रखा VTP पासवर्ड CCNA। ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी करना होगा। ये जो हमारी क्लाइंट स्विच है, इस स्विच पे भी जाके लिखना होगा VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन XYZ एंड VTP पासवर्ड CCNA। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है दोनों स्विच के बीच में कर दी है। अब मुझे VLAN बनाना है इस स्विच के ऊपर, सर्वर स्विच के ऊपर। वो VLAN बनाए जो क्लाइंट की ओर एडवर्टाइज किया जाए। तो हमने यहाँ पे, क्या टिकट साहब इतना लेट क्यों कर रहे हो आप? तो यहाँ पे जो नाम रखा मैंने इस VLAN का, उसका नाम रखा है सेल्स, और इसी तरह से एक और VLAN कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं, VLAN 20। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अरे ब्रदर आप लोग का टाइम जो है ना वो 10 बजे है, और आप अभी देखो 10:36 होने वाला है। कैसे हो पाएगा बताइए? ऐसे बीच बीच में आते रहिएगा तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा। मैं ऐसे ना किया करो। तो इस तरह से हमने दो VLAN बनाए हैं सर्वर स्विच के ऊपर, क्लाइंट स्विच के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शो VLAN लिखा। हमारे VLAN एडवर्टाइज हो चुके हैं, लेकिन हमने ट्रंक बना दिया था यहाँ पे, शायद ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन मैंने कॉन्फ़िगर की थी। यस,
ठीक है। तो इस वजह से जब हमने स्विच को स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर किया और जब हमने इन दोनों को सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो हमारे अब कंडीशन यहाँ पे कि हम इंटरफेस असाइन करेंगे। पोर्ट नंबर जो 2 है, बीच में से डिस्टर्ब ना किया करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो अब आपकी टाइमिंग 10 o'clock है, आप 10:36 पे आ रहे हो। अब मैं क्या पढ़ा था, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए प्लीज एक टाइम पे आप 10 तक कनेक्ट हो जाए सभी लोग। हेलो जी बोले। सर, ये सर्वर और क्लाइंट बनाना जरूरी है, उसके बगैर वीलन शेयर नहीं होगा सर। मैंने यही कहा कि अगर आप ये चाहते हैं सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम एक स्विच के ऊपर, हम हर एक स्विच पर ज्यादा के वीलन मुझे ना बनाना पड़े, तो आपको स्विच को सर्वर और क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर वीलन बनते नहीं है। आप बनाएंगे सर्वर पे और वो क्लाइंट की ओर एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मैंने पोर्ट नंबर 2 को मुझे एक्सेस पोर्ट बनाना है, और मैंने कल ये टॉपिक डिस्कशन की थी कि एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट है जिसके ऊपर सिंगल वीलन ट्रैफिक करेगी, लेकिन ट्रंक वो पोर्ट है, ट्रंक विल कैरी मल्टीपल वीलन ट्रैफिक। मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर हमें पोर्ट नंबर जो 2 हमारा है, ये जो पोर्ट नंबर 2 है, मैं इसे वीलन 10 में असाइन करने वाला हूँ, और ये जो हमारे पोर्ट नंबर 3 है, इसे वीलन 20 में कॉन्फ़िगर करूंगा। तो किसी पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाने के लिए मुझे लिखना होता है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। अब ये इंटरफेस जो पोर्ट नंबर 2 है, यार ऊपन जी, ये पोर्ट नंबर 2 जो है वो वीलन 10 का मेंबर हो गया है। इसी तरह से हमारा जो पोर्ट नंबर 3 है, उसे भी हमें एक्सेस पोर्ट बनाना होगा। और मैंने ये भी कल लास्ट क्लास में टॉपिक में डिस्कशन किया था कि स्विच का वो पोर्ट जिस पे आप कंप्यूटर कनेक्ट करोगे, जिसके ऊपर सर्वर कनेक्ट करोगे, वो हमारा एक्सेस पोर्ट बनेगा। और अब इसी तरह से हमें इसे वीलन 20 का मेंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने वीलन 20 लिख रखा है। तो ये दो पोर्ट हमारे जो हैं, ये वाले कंप्यूटर जो है जिस इंटरफेस पर अटैच है, वो वीलन 10 का मेंबर है, और ये वीलन 20 का मेंबर है। अब इस वाले कंप्यूटर को भी मैं वीलन 10 का मेंबर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 2 में जा रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। और पोर्ट नंबर 3 जो हमारा इंटरफेस है, पहले उसे एक्सेस पोर्ट बनाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और अभी आपको पता है कि एक्सेस पोर्ट पर सिर्फ एक वीलन की ट्रैफिक कैरी होती है और ट्रंक पोर्ट पर मल्टीपल वीलन की ट्रैफिक होती है। तो इस तरह से हमने दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है वीलन 10 और 20 में। और ये वीलन 10 में है और ये वाला कंप्यूटर भी वीलन 10 में है, इसलिए दोनों के क्योंकि दोनों एक ही वीलन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम दोनों में एक ही नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो चले इस वाले स्विच पे, हम इस वाले कंप्यूटर पे आईपी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और आईपी एड्रेस जो हम इस सिस्टम में डालने वाले हैं 192.168.0.0 का नेटवर्क होगा, is 192.168.0.2 and the gateway is 192.168.0.1। और अभी मैंने गेटवे डिफाइन नहीं किया, बट हम पहले ही से आईपी डाल के रखते हैं। और इस वाले सिस्टम में क्योंकि ये वीलन 20 में है, इसलिए हमने आईपी इस पे कॉन्फ़िगर करना 192.168.1.0 नेटवर्क का। और गेटवे मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट हम पहले से ही डाल के रख लेते हैं, 1.1 कॉन्फ़िगर है। एंड दिस पीसी इज आल्सो बिलोंग टू वीलन 10, इसलिए यहाँ पे भी जो आईपी हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो भी सेम नेटवर्क का होगा। वहाँ पे 0.2 लिखा था, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है ब्रदर के गेटवे तो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो दिस इज द गेटवे। और ये जो कंप्यूटर हमारा है, ये वीलन 20 का मेंबर है, इसलिए इस वाले कंप्यूटर के अंदर भी हम जो आईपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो 192.168.1.0 नेटवर्क का होगा। गेटवे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, पहले से ही डाल के रखता हूँ। अभी क्या कंडीशन है ब्रदर कि ये जो वीलन 10 है ना, वीलन 10 का जो कंप्यूटर है वो वीलन 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर लेगा। चेक कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे वीलन 10 के पीसी वीलन 10 से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर वीलन 20 के पीसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं 192.168.1.3 से, तो ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि वीलन 10 का जो कंप्यूटर है वो वीलन 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करे, चले टेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं 1.2 कंफिगर करूंगा, तो यहाँ पे जो है VLAN 10 का जो कंप्यूटर VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर हम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे राउटर यूज करना होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट ए राउटर हियर। तो मैं फिलहाल एक राउटर यहाँ ले लेता हूँ। तो अगर मुझे दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे एक लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा, जो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले इस राउटर पे, जिस वजह से दो VLAN आपस में कम्युनिकेशन होने लगे, उसे हम इंटर VLAN राउटिंग कहते हैं। तो हमारा जो एक राउटर है ये इसका इंटरफेस F0/0 है। पहले मुझे उसके हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो VLAN है, हमारे स्विच में दो VLAN है, इसलिए इस राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस को दो लॉजिकल इंटरफेस में हम बांटेंगे। लेकिन अगर मेरे इस स्विच के ऊपर 4 VLAN बने होते तो इस राउटर के एक इंटरफेस का 4 सब इंटरफेस बनाते। डिपेंड करता है ये हमारे VLAN के ऊपर कितने VLAN हैं। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, पहले राउटर के मेन इंटरफेस में जाएंगे और मेन इंटरफेस पे जाने के बाद मुझे लिखना होगा नो IP एड्रेस। फिलहाल मुझे मेन इंटरफेस पे मुझे कोई IP कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है और मुझे उससे एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करना होगा। तो मैंने नो शट करके उसको, उस इंटरफेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसके अच्छा यहाँ पे रुकते हुए मैं एक चीज बात करूंगा। जब मैं किसी राउटर के इंटरफेस पे जाके नो शट कमांड चलाता हूं, इसका मतलब यह है कि वो इंटरफेस जो हमारा अप होगा दो तरीके से, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली अप, एक होता है प्रोटोकॉल अप। तो यहाँ पे देखिए मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाया। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये जो हमारे, देखिए इस कमांड से क्या पता चल रहा है, इस कमांड से ये पता चला कि हमारे पास दो फिजिकल इंटरफेस है, F0/0 और F0/1, और ये भी पता चला कि उस इंटरफेस पे कोई भी IP कॉन्फ़िगर फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है, मैसेज ये मिल रहा है कि आपका इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और प्रोटोकॉल डाउन है। लेकिन ऊपर में देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है और प्रोटोकॉल अप है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अप का मतलब होता है किसी इंटरफेस पे जाके अगर हम नो शट मारते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली अप का मतलब होता है कि किसी फिजिकल इंटरफेस पे जाके नो शट मारा। किससे मारा नो शट? नो शट मारा एडमिनिस्ट्रेटर ने, इस वजह से उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली अप। और ये अब जो है फिजिकल कनेक्टिविटी शो करता है। तो फिलहाल जो है मैं राउटर के इंटरफेस में जा चुका हूं। अब मैं इसके सब इंटरफेस में जाऊंगा, मैं इसका एक सब इंटरफेस बनाने वाला हूं। तो देखिए सब इंटरफेस ये है F0/0.1। तो दिस इज द फर्स्ट सब इंटरफेस ऑफ F0/0। और इस सब इंटरफेस पे जाने के बाद मुझे कमांड यूज करना होगा encapsulation.1q। तो इस सब इंटरफेस में .1q हम लिख रहे हैं, .1q प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करें और साथ में VLAN 10 को, ये 10 जो लिखा है मैंने ना, वो VLAN 10 को कॉल कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो मैं IP कॉन्फ़िगर करूंगा वो VLAN 10 के लिए हो जाएगा। इसीलिए मैंने गेटवे ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा था। इसी तरह से जो नेक्स्ट सब इंटरफेस हमारा है, जिसको मैं अभी बना रहा हूं, उस सब इंटरफेस पे जाके वहां VLAN 20 का कॉल करूंगा। ये मैंने VLAN 20 कॉल कर लिया है। और इसके बाद जो इस इंटरफेस पे, इसके सब इंटरफेस पे जो IP डालेंगे वो 1.1 डालेंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर हम देखें कि क्या ये कंप्यूटर थोड़ा सा आवाज कम करे प्लीज, तो ये वाला जो कंप्यूटर है अगर कम्युनिकेशन क्या VLAN 20 के पीछे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन करने लगा है। तो VLAN 10 का जो कंप्यूटर है, VLAN 10 का जो कंप्यूटर VLAN 20 से कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि VLAN 10 और 20 के जो कंप्यूटर दोनों एक ही स्विच में कनेक्टेड हैं, तो क्या इनकी ट्रैफिक जो डायरेक्ट यहाँ से निकल के इस कंप्यूटर तक आती है, कैसे आती है? तो अगर ये दोनों कंप्यूटर जो दो डिफरेंट VLAN से बिलोंग करते हैं, अगर इनकी ट्रैफिक अगर फॉरवर्ड की जाएगी तो कंप्यूटर यहाँ से, इस कंप्यूटर से ट्रैफिक निकलेगा, वो पहले इस स्विच पे जाएगा, फिर स्विच से राउटर के मेन सब इंटरफेस पे जाएगा, वहां से दूसरे सब इंटरफेस ट्रैवल होगा,
फिर वो इधर ट्रैफिक आएगी तब यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है हमारे इंटर वीलन राउटिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि यहाँ पे दो वीलन के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो इंटर वीलन राउटिंग कराएगी। सर ये सर्वर स्विच पे ये हमें ट्रंक तो नहीं बनाना FA04 को? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो इंटरफेस हमारा है ये दरअसल वो डायग्राम है जो हमने कल डिस्कशन किया था, तो इसलिए शायद उसके ऊपर कॉन्फ़िगर होगा इसके ऊपर। इस वाले इंटरफेस पे भी ट्रंक होना चाहिए, क्योंकि इस वाले इंटरफेस से भी 10 और 20 दोनों का डेटा जा रहा है ना, तो ये इंटरफेस भी ट्रंक होगा। कल हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की थी कल, जो ये डायग्राम कल का बना हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर वो कमांड पहले से रन की होगी। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ दो, जी बोले सर। एक क्वेश्चन था जी सर, ये क्योंकि हमने राउटर लगाया, राउटर लगाने के बाद .1 क्यू हमने जो है इसमें कॉन्फ़िगर किया राउटर पे जी, तो डिफरेंट नेटवर्क में ये हमारा जो डाटा है तब ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब क्लाइंट पे क्लाइंट के एक पीसी को हमने VLAN 10 से असाइन किया जो कि सर्वर में है, लेकिन उस समय भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस समय हमने .1 की मतलब कॉन्फ़िगर नहीं किया था, फिर भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जो .1 क्यू है वो जो है VLAN.dat को जो है ये मैनेज करता है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था जब सेम VLAN में है तो उसमें .1 क्यू मतलब नहीं, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सेम VLAN के बीच में आपको सेम VLAN अगर होगा तो वहां पे हमें लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सेम VLAN है ना, सेम VLAN पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो .1 क्यू की तो बात आ रही कि जब हमारे पास मल्टीपल VLAN को बात आएगी। अगर आपका डेटा VLAN 10 का 20 के लिए जा रहा है तो वहां पे इनकैप्सुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, उस समय तो खैर .1 क्यू काम कर जाएगा, लेकिन अभी सेम VLAN में इसका यूज नहीं हो रहा। तो फिर आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप सही कह रहे हो, आप मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। वहां पे अगर आप सिर्फ VLAN 10 या 20 से कम्युनिकेशन करा दो, आप ट्रंक भी नहीं, आप इसको एक्सेस पोर्ट बना लो, ये एक्सेस पोर्ट बना लो तो भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम मल्टीपल VLAN की बात करें तो वहां पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल तो चलाना पड़ेगा ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेरे पास अगर लेयर 3 स्विच है, तो लेयर 3 स्विच के अंदर अगर मुझे इनकैप्सुलेशन, हेलो सर, बोलो sir, one question. बोलिए ना। Actually, in one switch we can you are doing one dot network and two dot network. No, in one switch, one dot network only we can do subnetting and we can assign like that also. No, one switch, single switch. I didn't understand that. What you are telling me? In single switch we can assign multiple hosts like same network, right? 1.0, 1.1 or 1.2, and we can place it in different VLANs. Exactly. In that way also we can define it. But after subnetting, जी। subnetting is required compulsory for that. सबनेटिंग का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप सबनेटिंग करो ही। यहाँ पे अगर डिफरेंट VLAN तो आप डिफरेंट नेटवर्क IP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपके पास डिफरेंट VLAN है, यहाँ पे कोई सबनेटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप IP कॉन्फ़िगर करने वो प्राइवेट IP कॉन्फ़िगर करने वाले हो, ठीक है ना। Okay. यहाँ पे डिफरेंट, आपने एक नेटवर्क में 192.168.0.0 नेटवर्क यूज कर लिया, दूसरे नेटवर्क पे आप 192.168.1.0 कर लिया, तीसरे में No. To one host 1.1, second host 1.2. Both are placed in separate VLANs. Possible? This computer will be in, Yeah, one computer in 1.1 network and a second computer in 1.2. if both the PC in same VLAN, then it will possible. Separate VLANs. 1.1 in VLAN 10, 1.2 in VLAN 20. Not possible. ठीक Why? है, VLAN का मतलब क्या होता है? डिफरेंट VLAN जो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो यू शुड कॉन्फ़िगर डिफरेंट नेटवर्क देयर। और सबनेटिंग कर सकते हैं। हाँ, सबनेटिंग करेंगे तो वो भी तो डिफरेंट नेटवर्क ही हो जाता है। Right. Means VLAN must means separate network only. एग्जैक्टली, at least subnetting करना है। कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए मेरी बात समझिए, आप प्राइवेट IP यहाँ पे यूज, आपका कोई बड़ा नेटवर्क तो है नहीं ना, बड़ा नेटवर्क होगा तो सबनेटिंग करोगे, लेकिन अगर आपका छोटा नेटवर्क है तो आप ऐसे सिंगल नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वेस्टेज होने का चांसेस तो नहीं आ रहा ना,
तो आप प्राइवेट आईपी यूज करें तो यूज कर सकते हो आपको। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये जो Okay, sir. Actually, means the same network not possible to place in separate VLANs. जी बिल्कुल, आप बोले। सर क्या ये बोले? राउटर के Okay, sir. Thank you. राउटर के जो दो सब इंटरफेसेस बनाए हैं, इस हाँ। पे आईपी हम मर्जी से देंगे या कौन सा देंगे? नहीं, मर्जी का जहां तक मसला है, जो आपने डिसाइड कर रखा कि VLAN 10 में कौन सा आईपी, हमने क्या किया था, ये वाला कंप्यूटर VLAN 10 में डाला था, है ना। तो इस कंप्यूटर मैंने आईपी क्या कॉन्फ़िगर की थी, इस कंप्यूटर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की थी 192.168.0.0 नेटवर्क आईपी डाला था ना। जी जी। जो आईपी कॉन्फ़िगर की है वो 192.168.0.0 कॉन्फ़िगर, इसीलिए हमने क्या किया था, और इस वाले कंप्यूटर में मैंने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया था वो 1.0 का था। तो यहाँ कंडीशन ये हो रही है कि जब आप सब इंटरफेस जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसी जो आपने कॉन्फ़िगर किया है कंप्यूटर के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे आप। इसीलिए मैंने इस राउटर के एक इंटरफेस पे जो हमने नेटवर्क डिफाइन किया है वो 192.168.0.0 का है, आपके सामने नजर आ रहा है, और दूसरा जो है 192.168.1.0 का है। सर हमने सब इंटरफेसेस क्यों बनाए हैं? अगर सब इंटरफेस नहीं होगा तो दो VLAN कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। आप एक ही इंटरफेस के ऊपर डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं डिफरेंट VLAN की। सर ये सर्वर से राउटर की तरफ जो वायर जा रही है, केबल जा रही है जी, सर्वर साइड पे जो केबल लगी हुई है, इस पे जो इनकैप्सुलेशन जो ट्रंक बनाएंगे ना इसको, वो स्टैटिक बनाएंगे या डायनामिक? यहाँ पे स्टैटिक बना दीजिए आप, क्योंकि इससे आगे कनेक्टेड कोई स्विच नहीं है ना। चलिए अब आप सब लोग म्यूट करें, आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था, जो डेट फाइल है हर किसी VLAN की अलग अलग डेट फाइल बनती है, एक ही डेट फाइल में सभी VLAन की आपने इंफॉर्मेशन सारे VLAN कहाँ बनाए हैं? सर्वर में बनाए हैं। तो सर्वर पे VLAN बनाए तो फाइल वही होती है, वो क्लाइंट को एडवर्टाइज की जाती है। सर ये तो ये मतलब .q मतलब इसको रीड करेगा ना। मैंने ये कहा ब्रदर कि ये ISL एंड .1q इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ इस ट्रंक के ऊपर जो डेटा जा रहा है उसको इनकैप्सुलेट करने का काम करता है। और हमने जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में कहा था कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो VLAN से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो वहां पे BTP रिस्पॉन्सिबल है, और बाय डिफॉल्ट DTP इनेबल्ड होता है। सर अगर दोनों स्विच को सर्वर क्लाइंट बनाने की बजाय अगर हम ना बनाएं तो भी क्या ट्रंक सही से काम करेगा क्या? करेगा, अगर डायरेक्ट करेगा। आप दोनों को सर्वर बनाए तो भी काम करेगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपने सबको सर्वर बना दिया तो अगर किसी स्विच पे जाके किसी ने VLAN डिलीट कर दिया तो सारे पे डिलीट हो जाएगा। हाँ वो ऐसा आप नहीं चाहेंगे ना आप? जी 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 Sir, ये switch में 1 dot network और 0 dot network is there ना? We can configure two gateways for that in switch itself or not required? Exactly required है यहाँ पे। जैसे ये वाला कंप्यूटर है ना, so what is the gateway of this computer? 0.1. 0.1. And because this router belong to VLAN 20 na, so the gateway will be different, 1.1. Right. So if you have multiple VLAN, then you have to configure multiple gateway there. 6. क्या 6? Oh, but L2 switch we can default VLAN 1 only ना? लेकिन हमने अभी आपने अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सर। ये ऐसा मत किया करो यार। टाइम क्या है आपका? टाइम जो है 10 o'clock है ना, आप 10 तक आप ज्वाइन कर लो तो बेटर होता है। आप आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टाइम पे ज्वाइन करो। जब 10 तक ज्वाइन कर लो आप। क्लास सर, इज फर्स्ट क्लास, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा फर्स्ट क्लास है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे हम लोग जो है काफी देर तक डिस्कशन करिए। कल भी हमने टॉपिक डिस्कशन की थी, तो आज हमने चाहा कि इसको प्रॉपर वे में फिर से एक बार डिस्कशन करके इसको क्लोज किया जाए। अब अगर मेरे पास मल्टी लेयर स्विच हमारे पास है, क्योंकि मैंने ये जो स्विच मेरे पास जो कनेक्टेड है, हमने बताया था कि कल हमने बताया था लेयर 2 लेयर 3 स्विच कौन सी होती है। ये 2960 है यहाँ पर लगी हुई, और ये 3560 है, ये हमारी लेयर 3 स्विच है। तो हमारे सनी साहब ने क्वेश्चन किया जी, L2 स्विच में कैसा गेटवेस 2 गेटवेस कॉन्फ़िगर इन L2 स्विच? अभी आप लेट आए थे तो आप उसको थोड़ा भगतना पड़ेगा प्लीज। ओके अभी क्योंकि अब मैं उस दोबारा टॉपिक की डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो है ना प्रॉपर वे में 10 तक कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सॉरी सर। जी कोई बात नहीं। तो मेरे पास ये 2 स्विच हमारे पास है, दिस इज मल्टी लेयर स्विच। और हमने ये कहा था कि हर एक, जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो जॉब करने के लिए, तो आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए। आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि 3560 और 3750 स्विच में क्या डिफरेंस है। तो अब आप बोलोगे कि सर आप सब कुछ आप ही बता दो, तो ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा आप गूगल जाओ, सर्च मारो, वहां पे मिल जाता है।
लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन कर सकता हूँ कि जैसे आप इफ यू हैव 3560 स्विच, इसके ऊपर प्राइवेट वीलन आप नहीं बना सकते हो, लेकिन जो आपकी जो स्विच है 3750 दैट इज 3750, उसके ऊपर प्राइवेट वीलन बना सकते हैं। बहुत सारे कमांड जो है आपके 3560 पे सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे कमांड जो एडवांस कमांड है वो 3750 पे करते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके फीचर बढ़ते जाते हैं, ये डिफरेंसेस है। और हर एक इंटरफेस का बैंडविड्थ बेहतर होता है, और बेहतर ये होगा कि आप जो भी है इंडस्ट्री के अंदर जो लेटेस्ट स्विच चल रही है, तो आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लें, क्योंकि इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो मुझे इस स्विच को सर्वर बनाना है। फिलहाल यही जो लैब मैंने यहाँ पे किया था वही लैब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये हमारी स्विच जो सर्वर बनेगी, और ये हमारी क्लाइंट बनेगी। और चले इसको देखते हैं स्विच को सर्वर बना करके। तो यहाँ पे VTP मोड सेम कमांड है, VTP मोड सर्वर, बाय डिफॉल्ट स्विच सर्वर मोड पे ही होती है, VTP डोमेन XYZ। और अगर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो है स्विच के इंटरफेस पे DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अगर मान लीजिए कि ये जो पोर्ट नंबर 1 है, इस पोर्ट नंबर 1 के हमारी ये लेयर 3 स्विच का पोर्ट नंबर 1 है, इसको हम स्टैटिक ट्रंक बनाना चाहते हैं। मान लीजिए स्टैटिक ट्रंक कमांड चलाने के लिए क्या करते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लेकिन अगर ये लेयर 3 स्विच होगी, अगर ये लेयर 3 स्विच होगा, बच्चे लोग मोबाइल से एक्सेस करते हैं ना, कनेक्ट होते हैं, 40-40-50 मेंबर होते हैं, और बाद में घट करके 37-38 बज जाते हैं। ये मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये कहा कि अगर मल्टी लेयर स्विच के ऊपर किसी इंटरफेस पे जाके, जैसे इस वाले इंटरफेस पे जाके अगर हम स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अगर हमने सिर्फ सिंपली स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाया तो वो कमांड रिजेक्ट मार देता है। लेकिन आप कहेंगे ये तो एक्सेप्ट कर लिया इसने। एक्सेप्ट करने के पीछे रीजन ये है कि ब्रदर कि ये कल वाला ही लैब है, इसीलिए इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट चल रहा है वो कमांड। तो ये हमारी लेयर 3 स्विच के ऊपर स्विच पोर्ट ट्रंक कमांड चलाने से पहले स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q कमांड चलाना पड़ेगा। तो मुझे ट्रंक के ऊपर सबसे पहले जो ISL और .1q है, उन दोनों में से हमें .1q कमांड चलाना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन के लिए मल्टी लेयर स्विच में। और उसके बाद मुझे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड, अगर आप लेयर 3 स्विच का लैब करें आप, और लेयर 3 स्विच के इंटरफेस को अगर आप स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अगर आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाएंगे तो कमांड रिजेक्ट मारेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या चलाना चाहिए, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे स्टैटिक ट्रंक ना बना के मुझे डायनेमिक ट्रंक बनाना हो, लेकिन डायनेमिक ट्रंक बनाने का एडवांटेज क्या है, डायनेमिक ट्रंक बनाने का एडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि ये दोनों स्विच जो है आपस में कनेक्टेड फिलहाल एक ही लिंक से है, लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल लिंक होता और अगर ये लिंक डाउन हो जाती तो उसकी कनेक्टिविटी कहीं और से बन सकती थी। ये फायदे हैं। अगर मुझे डायनेमिक ट्रंक बनाना है, यहाँ पे मैं इंटरफेस पे जाऊंगा जिसे मैं ट्रंक बनाने वाला हूं डायनेमिक, और कमांड चलाएंगे। यहाँ पे कमांड जो रन करेंगे डायनेमिक ट्रंक बनाने के लिए, एक इंटरफेस जो कॉन्फ़िगर होगा आपका स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। और ये वाला जो इंटरफेस है, ये अगर आप इसे चाहें स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, मतलब ये भी डायनेमिक डिजायरेबल हो, ये भी डायनेमिक डिजायरेबल हो, तो भी आपका ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक इंटरफेस पे जाके स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर करते हैं और दूसरे पर डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगर करते हैं, तो डायनेमिक डिजायरेबल डायनेमिक ऑटो को वो ट्रंक बना देगा। ठीक है, अगर गलती से किसी ने दोनों इंटरफेस पे जाके डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया तो ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो कहानी मैं यहाँ पे बता रहा था, ये आप देखिएगा, स्लाइड मैंने आपको दिखाई यहाँ पे है, इसी में किसी में है मालूम नहीं, अगले स्विच में। ये जो चार्ट है यहाँ पे, इसको देखिएगा, यही चीज मैंने वहां एक्सप्लेन की है।
तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो पोर्ट हमारा जो है, तो मैंने सबसे पहले डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर करने के लिए स्विच पोर्ट मोड, और मैंने यह कहा था क्वेश्चन मार्क मारो। तो यहाँ पे अगर किसी इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट बनाना है तो आप एक्सेस कॉन्फ़िगर कर दिए, किसी को ट्रंक बनाना है स्टैटिक तो ट्रंक कॉन्फ़िगर, डायनेमिक अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। और इसी तरह से जो दूसरा इंटरफेस आपका है उस वाले इंटरफेस पे जाके आपको, कौन सा इंटरफेस है ये, पोर्ट नंबर 1 है, यस। और पोर्ट नंबर 1 में जाएंगे और यहां लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। तो ये दो कमांड है जिसके द्वारा आप इनकैप्सुलेशन एनेबल कर सकते हैं डायनेमिकली। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने डिस्कशन किया है कि VTP का यहाँ पे क्या रोल है, DTP का क्या रोल है, और यहाँ पे जो है इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर, हाँ इंडस्ट्री के अंदर ISL का इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा याद करना होगा। अब यहाँ पे हम ये जी बोले सर, इस पे ट्रंक पे हमने दोनों तरफ स्टैटिक डिजायरेबल बनाना है या डिफरेंट करना है? दोनों अपने दोनों तरफ मैंने आप लैब करके देखना, आप एक ही इंटरफेस पे जा करके आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो जो सामने वाला इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि DTP इनेबल होता है ना, और DTP हर 30 सेकंड में वो अपडेट भेजता रहता है। तो अगर आपने एक इंटरफेस को ट्रंक बनाया तो ये इंटरफेस ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाते हैं। लेकिन ऑप्शन आपको तो सारे दिए गए हैं ना, ऑप्शन जो है आपको सारे दिए गए ना। जब आप पढ़ने बैठे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये भी ऑप्शन होगा तो होगा। तो मैंने वो टॉपिक डिस्कशन किया कि अगर आपने दोनों इंटरफेस पे जाके डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर किया तो भी ट्रंक फॉर्म हो जाएगा, या अगर आपने एक पे डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर, दूसरे पे डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगर तो भी ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। ये तो हमें डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि ये हो सकता है ना ऐसा कि ये हमारी स्विच सिस्को की हो और ये हमारी स्विच SP की हो, तो फिर क्या करेंगे आप? तो वहां पे तो ऑटो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। सिस्को की स्विच सिस्को की स्विच है इसलिए आप एक इंटरफेस बनाते हो, डायरेक्ट कनेक्टेड बन जाता है। लेकिन जब दूसरे दो विंटर का होगा तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एक नई टॉपिक लेते हैं। नई टॉपिक ये है कि हमने कल ये डिस्कशन किया था कि अगर मुझे दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो मुझे राउटर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना, इसे हम इंटर VLAN राउटिंग कहते हैं। बट ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम चलता है। बट जो लेटेस्ट वर्जन है इंटर VLAN राउटिंग का, उसको हम SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस में क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम जो है लेयर 3 स्विच हम लेंगे, लेयर 3 स्विच। तो हमने यहाँ पे लेयर 3 स्विच लिया है, एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड विथ लेयर 2 स्विच। और यहाँ पे हमारे कुछ PC कनेक्टेड है यहाँ पे। और जो पिछली लैब की है, 2 मल्टी लेयर स्विच थे, उसका मकसद भी डिफरेंट VLANs की कम्युनिकेशन कराना था, जो अभी क्लोज किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ये समझाना चाह रहा था कि हमारे पास जो लेयर 2 स्विच है, उस स्विच को, इस स्विच के इंटरफेस पे अगर मुझे ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक, तो डायरेक्ट हम जाके लिख रहे थे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और वो ट्रंक फॉर्म हो जाता। लेकिन लेयर 3 स्विच के इंटरफेस पे सबसे पहले इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चलाना होता है, और उसके बाद हमें स्टैटिक जो है स्विच पोर्ट मोड हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे तो कॉन्फ़िगर होता है। और साथ में मैंने डायनामिक भी वहां जिक्र कर लिया था। ठीक है ना बच्चा? मैंने देखो फहद, मैंने ये कहा कि अगर मुझे लेयर 2 स्विच के इंटरफेस पे अगर मुझे ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तो डायरेक्ट मैं इंटरफेस पे गया और मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और वो इंटरफेस हमारा ट्रंक बन गया। लेकिन लेयर 3 स्विच के इंटरफेस को अगर हम ट्रंक बनाने जा रहे थे स्टैटिक, और हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाया था, तो वहां रिजेक्ट मारा था। तो उसने कहा, स्विच ने कहा कि भाई पहले आप इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चलाओ, उसके बाद आप ये कमांड चला सकते हो। तो ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया आपको।
और प्लस डायनेमिक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी मैंने आपको लैब करके दिखाया। तो वो इवेंट वही होंगे जो लेयर टू स्विच हो रहे थे, जो आप यहाँ पे वीलैन बनाओगे वो एडवर्टाइज यहाँ कर दिए जाएंगे। तो एक बार लैब करके देखना। तो अब जो हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन किया था कि दो अगर वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल कर रहे थे, यही रोल हम अदा करेगा यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जो पूरा करने जा रहे हैं लेयर 3 स्विच के द्वारा, और जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगी दो वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए उसे कहते हैं SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो फिलहाल स्विच वर्चुअल इंटरफेस को लैब करने से पहले मुझे इस वाले स्विच को मुझे सर्वर बनाना होगा, और इस वाले स्विच को मुझे क्लाइंट बनाना होगा, और ये दोनों इंटरफेस ट्रंक बनने चाहिए सो दैट के सर्वर जो है क्लाइंट की तरफ वीलैन एडवर्टाइज कर सके। तो चलिए हम इस मल्टी लेयर स्विच को सर्वर बनाने जा रहे हैं, और सर्वर बनाने के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद मैंने लिखा VTP मोड सर्वर, देन VTP डोमेन XYZ, ये कंपलसरी है, और आप इन दोनों पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे। तो मैं एक ही बार में दोनों इंटरफेस में जा रहा हूँ, INT रेंज और F0/1-2। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम पे आप दोनों इंटरफेस में जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लिखोगे स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q, और फिर आप लिखोगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इस तरह से हमने स्विच के ऊपर सारा काम पूरा कर दिया है एक्सेप्ट वीलैन। तो वो वीलैन का भी काम पूरा कर लेते हैं। तो वीलैन हमने 2 बनाना है यहाँ पे सर्वर स्विच पे। तो हमारा एक वीलैन 10 बन चुका है, नेक्स्ट इज वीलैन 20, और इसका नाम मुझे एडमिन रखना है। तो 2 वीलैन हमने बना लिया सर्वर पे। तो इस स्विच को हमने सर्वर बना लिया है, VTP मोड सर्वर, VTP डोमेन XYZ, और इन दोनों इंटरफेस को हमने एक ही साथ में ट्रंक बना दिया है। पहले मैं दोनों इंटरफेस में गया और वहां जाके लिखा स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q, देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब मैं इन दोनों स्विच को क्लाइंट बनाने जा रहा हूं, और क्लाइंट बनाने के लिए मुझे इस क्लाइंट स्विच के ऊपर क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा VTP मोड क्लाइंट और VTP डोमेन XYZ, और मुझे इंटरफेस को ट्रंक भी बनाना होगा। तो ये हम इंटरफेस में मैं जाता हूँ INT F0/1, और डायरेक्ट मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। रेखा से स्विच पे वीलैन आने चाहिए, शो वीलैन, और वो आ चुके हैं वीलैन 10 और 20। और इसी तरह से ये जो क्लाइंट स्विच है इसको भी मैं इसे भी क्लाइंट बना दूं। क्लाइंट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन XYZ, और पोर्ट नंबर जो हमारा 1 है, पोर्ट नंबर 1, यस, पोर्ट नंबर 1 पे जाके स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और मुझे शो वीलैन करके चेक करना होगा कोई वीलैन यहाँ पे आए कि नहीं आए। यस, वो वीलैन आ चुके सर्वर की तरफ से। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वाले इंटरफेस को वीलैन 10 में कॉन्फ़िगर करूंगा, इस वाले को वीलैन 20 में, लेकिन उससे पहले SVI की कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेता हूँ। तो दोबारा मैं फिर से सर्वर पे जाऊंगा, और वहां जाने के बाद मैं वीलैन में IP असाइन करूंगा। वीलैन में IP असाइन को कहते हैं कि हम एक वर्चुअल इंटरफेस बना रहे हैं, और IP एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.0.1 255.255.0, और नेक्स्ट जो हमारा वीलैन 20 है उसमें हम IP कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.0। तो हमने यहाँ पे जी सर इसमें किसी पोर्ट पे IP नहीं करेंगे, ऐसी VLAN 10 में IP कर देंगे, VLAN 20 में कर देंगे? हाँ, यहाँ पे VLAN बेसिस पे ही IP कॉन्फ़िगर होगा, यहाँ पे पोर्ट असाइन नहीं करेगा। अगर आप चाहेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि आपको इंटरफेस पे IP असाइन करना हो, और मैं आपको बता दूं अगर आपने क्वेश्चन किया है तो जी, अगर आपके पास एक लेयर 3 स्विच है जी जी, और इस लेयर 3 स्विच पे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए
अगर इस लेयर 3 स्विच के ऊपर अगर कहा जाए, और मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट जो लेयर 3 स्विच का जो पोर्ट होता है वो लेयर 2 होता है। लेयर 2 जी। बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच का जो पोर्ट होता है वो लेयर 2 होता है। मतलब यह हुआ कि आप किसी लेयर 3 स्विच के पोर्ट के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लेकिन पहले मेरी पूरी बात फिनिश करने दिया करो माय डियर ब्रदर। जी जी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं इस वाले इंटरफेस को लेयर 3 बनाएं जी, अगर लेयर 3 स्विच के पोर्ट को लेयर 3 बनाना चाहते हैं, ये पोर्ट नंबर कौन सा है? F0/1 है ना? 0/1 जी। तो आप 0/1 में जाएंगे और 0/1 में जाने के बाद आपको लेयर 2 से लेयर 3 में कन्वर्ट करना है। तो लेयर 3 में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट, ठीक ठीक। आप शॉर्टकट में SW लिख दीजिए या पूरा लिख दीजिए, बात बराबर है। जी जी। अब आप आईपी, अगर मान लीजिए कि मैं आईपी डालता हूँ, फिलहाल अभी आईपी एड्रेस 1.1.1.1 और 255.255.255.255, तो कमांड दीजिए कि मार दिया ना, जी जी क्योंकि स्विच पोर्ट है ये। स्विच पोर्ट। पहले आपको नो स्विच पोर्ट कमांड रन करके इसको आपको लेयर 3 बनाना होगा, उसके बाद आप आईपी कॉन्फ़िगर करो तो एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है ब्रदर कि मुझे, अब देखिए यही है ना कि बीच में बात पूछने में भूल जाता हूँ मैं। तो अब मैंने सर्वर पे सारे काम शायद फिनिश कर लिए हैं, अब मुझे आईपी असाइन करना। तो ये पीसी हमारे VLAN 10 में है, तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। VLAN 10 के अंदर जो गेटवे डाला है उसी नेटवर्क का यहाँ आईपी डालेंगे, और गेटवे जो है जो VLAN 10 में कॉन्फ़िगर किया है वो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर करूंगा। और ये पीसी VLAN 20 में है, तो VLAN 20 की जो आईपी कॉन्फ़िगर मैंने की है वो आईपी यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज 192.168.1.2। बाकी सिस्टम में आईपी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 VLAN हो ही गए हैं। आप सिर्फ समझ लीजिए कि बाकी पीसी में भी, क्योंकि ये VLAN 10 में है तो उसी सेम नेटवर्क का आईपी होगा, और ये VLAN 20 में है तो 192.168.1.0 का होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दोनों में कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं क्या VLAN 10 जो है VLAN 20 से कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बीच में कोई बोलेगा नहीं, मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168.1.2 से, और देखते हैं कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। नहीं सर, सर्वर स्विच में मैंने बोला कि आपको बीच में नहीं बोलना है तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए ब्रदर। सभी को बोला कि बीच में ना बोले प्लीज, मैं भी बताता हूँ आपको। तो ये वजह ये थी कि जो आप ये सनी साहब ये कहना चाह रहे थे कि आपने इस लेयर 3 स्विच पे आईपी राउटिंग की सर्विस एनेबल नहीं की है। नहीं सर, तो यही कहना चाह रहे थे आप? यस सर। तो मैंने आईपी राउटिंग की सर्विस एनेबल कर दी है यहाँ पे। अब ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर सही कॉन्फ़िगरेशन की भी है तो कम्युनिकेशन नहीं सर, आप वो नहीं एक्चुअली VLAN 20 पे आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं किया सर। एक मिनट हो जाइए, देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप इंटर VLAN इसकी बात कर रहे थे, राउटिंग सर्विस में नहीं। मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया दोस्त, ये देखिए 1.1। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। प्रॉब्लम तो हो सकती है कुछ भी। आईपी तो कॉन्फ़िगर है, आईपी तो कॉन्फ़िगर है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या सिस्टम में मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है। यस, कॉन्फ़िगर किया है। और ये हमारा पीसी जो है वो ये भी सही है, बट ये दोनों पीसी किस VLAN से बिलोंग करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। सर वो मेरे को लगता है स्विच जो L2 स्विच है उसको क्लाइंट मोड पे नहीं किया है हमने। अच्छा, मैं देखिए इंटरफेस से यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। देखिए VLAN तो बने, इंटरफेस ही असाइन नहीं है यहाँ पे, हैं? राइट। तो प्रॉब्लम जो है वही है, क्या बात करते करते कुछ बातें जो है उस बात के दौरान छूट जाती है। क्योंकि अभी क्या है कि एक टाइम पे अगर सारे बच्चे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आदमी कंटिन्यू आदमी पढ़ा रहा वो याद रह रहा है। लेकिन बीच में क्या है, एक कुछ क्वेश्चन कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस। सर वो दिख नहीं रहा है, वो एक्चुअली स्क्रीन कमांड लाइन वाली अभी दिख रही है? हाँ सर। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। और जो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा है ये वाला, ये पोर्ट नंबर 3 है। तो पोर्ट नंबर 3 में जाके मैं इसे कॉन्फ़िगर करूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो अब हम देखते हैं क्या ये VLAN 10 20 से कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हमारा इंटरफेस अप नहीं हुआ है, इंटरफेस अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी टॉपिक कवर करूंगा आपके CCNA के अंदर, आखिर ये इंटरफेस इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और हम अगर जल्दी इसको इंटरफेस को अप करना चाहते हो हमें क्या करना होगा। हर एक टॉपिक जो है आहिस्ते आहिस्ते आती है, एक बार नहीं आती है। एक इंटरफेस और अप होना है। तो आज मैं सिलेबस फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को वही थोड़ी देर में ग्रुप में। तो अब देखते हैं 1.2 कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन करने लगा। तो कल की टॉपिक जो है मैंने कवर कर ली है। कल जो हमने टॉपिक डिस्कशन की थी इंटर वीलन राउटिंग के बारे में, SVI के बारे में, ये सारी टॉपिक हमने डिस्कशन कर ली है। और मैं एक चीज और समझा दूं आप लोगों को फिलहाल कि अभी समझाना बेहतर होगा। चलो अभी नहीं, STP पढ़ने के बाद ही हम डिस्कशन करेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्विच के अंदर। अभी आप एक चीज बता दूं मैं आपको कि सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, हमारे पास 40 कैंडिडेट थे जब शुरुआत होता है ना। जब मॉर्निंग की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास अभी फिलहाल कितने कैंडिडेट दिख रहे हैं आपको, 35 दिख रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ था 42 कैंडिडेट से। मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये है कि स्विचिंग, अगर आप अपने करियर को नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपको जो है ना ये स्विचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये जब हम क्लासेस कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज को ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा नेटवर्क प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कल की टॉपिक हमने कवर कर ली है, इंटर वीलन राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है यहाँ पे। उस दौरान जो है हमने VTP, DTP, डायनेमिक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, तो हमने जो टॉपिक अभी जो कवर की है, और थोड़ा अपने से भी पढ़िएगा। हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो डिस्कशन किया है, ISL और .1Q, ये दोनों प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने VTP के बारे में डिस्कशन किया है और हमने DTP के बारे में डिस्कशन किया है, और ट्रंक कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने डिस्कशन किया है, स्टैटिक और डायनेमिक। और यहाँ पे एक और टॉपिक हमारी है, उसको हम बोलते हैं SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जहाँ पे मैंने कहा कि अगर दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो तो मुझे ले। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये तो मैंने सिर्फ एक, अभी मैंने क्या किया ब्रदर, अभी बहुत छोटा सा मैंने काम किया है। अभी सिर्फ VLAN में जाके मैंने IP साइन किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस VLAN का बहुत बड़ा रोल है। इस VLAN के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो बट आप CCNA के अंदर और एक बार में वो सारी टॉपिक कवर नहीं की जा सकती है। अभी इंडस्ट्री में VLAN बेसिस पे सब कुछ HSRP, VRRP, GLVP, ये सारा कुछ उसको होता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो आज की क्लासेस को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी कल की होगी वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होगी। और फिलहाल जो है हम आपको थोड़ी देर में सिलेबस फॉरवर्ड कर देंगे। ये सिलेबस आपका है, ये CCNP स्विच का, CCNP इंटरप्राइज का जो लेटेस्ट हमारा। लेकिन अगर सिक्योरिटी करना है तो हम थोड़ी देर में सिक्योरिटी का भी फॉरवर्ड कर देते हैं। सर मुझे सिक्योरिटी करना है सर, सिक्योरिटी का कर दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ। कल ही मैंने ये डाउनलोड किया है। अरे वक्त नहीं मिलता ना यार, वक्त। मसला यहाँ पे ये है कि फास्टिंग की वजह से बस समझिए कि बहुत मुश्किल से आप लोग ये टाइम निकालते हैं, और उसके बाद फिर तो कुछ हो ही नहीं पाता। ये दो है पेपर आपका, एक कोर पेपर आपको देना होगा अगर आपको CCNP में जाना है। बट ये समझिए कि अगर जिसने CCNA कर लिया ना उसके लिए आसान हो जाता है ये। तो मेरे ख्याल से आप सबों को सिक्योरिटी की तरफ ही जाना चाहिए। सिक्योरिटी में मैं सिलेबस भेज दूंगा आपको, सिलेबस भेज दूंगा। और मैं आप लोगों से मैं प्लीज आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि देखिए
ठीक है, आप लोगों को मैंने जो CCNA मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरा CCNA पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाने की। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई जो नए कैंडिडेट है ना, उन नए कैंडिडेट को आप जो है ये ना कहिएगा कि हम जो है फ्री में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बोले कुछ एक छोटा सा अमाउंट, अगर कोई भी आपका फ्रेंड जो है कोई अगर कहे कि CCNA अगर हम करना चाहते हैं तो उनको बोले कि वी आर चार्जिंग सम अमाउंट, बोले कि भाई मुझे CCNA का 3000 हम पे करें। बाकी अगर जो आप देखें ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं तो वो 10,000 पे कर रहे हैं। तो मैंने फिलहाल 2 ग्रुप बनाया है, 2 ग्रुप हमने बनाए हैं। उन 2 ग्रुप के अंदर भी काफी सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं और हम ट्यूसडे से नया बैच स्टार्ट करें शाम को। एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 6 से 8 और एक हो रहा है 8 से 10। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगली बार जो है आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी कहिए कि भाई मेरी भी गाड़ी चलनी चाहिए ना। जी सर, जी सर। इसलिए मैं कहूंगा कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप ये जरूर कहिएगा कि भाई थोड़ी बहुत मेरी तारीफ कर दीजिएगा। और सर, ये बिल्कुल, और ये जरूर कहिएगा कि भाई एक छोटा सा अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, ऐसे बोलिएगा। जी सर, ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर। जी बोलिए सर। डिफरेंस बिटवीन सर स्टैटिक एंड डायनेमिक सर, इसका स्टैटिक और डायनेमिक मैंने अभी डिस्कशन किया ब्रदर। स्टैटिक और डायनेमिक मैंने अभी डिस्कशन किया। ये हिमांशु जी सर प्लीज शेयर द PDF। अगर PDF में अगर आप दे दूंगा तो इसमें क्या समझ में आएगा आपको? हाँ, डेली क्लासेस जो है वो 10 बजे 10 बजे ही हो गई है रविंदर जी। डेली हमारी 10 बजे ही क्लास होती है। लेकिन आप जो सर एक बार वो पूछा ना, थोड़ा छोटा एक्सप्लेन करो सर। क्या यार बोलो? खुशी हो जाता है वो स्टैटिक डायनेमिक का डिफरेंस रैंकिंग। देखो स्टैटिक, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने CCNA थोड़ा बहुत किया हुआ ना पहले से? मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ सर, मैंने किया था सर। आपने किया ना? सनी जी आपने किया है? मैं ज्यादा बार कर रहा सर, इतना वो 2-3 बार कर रहा। अच्छे किसने किया कि मैंने किया है? सर मैंने किया है, लेकिन सर गैपिंग हो गया है बहुत सर। मैं 2010 में किया था सर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं देखिए आपने बहुत ज्यादा पहले किया था, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं सिर्फ आपसे। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में क्या डिफरेंस, क्या बताएंगे आप? स्टैटिक राउटिंग के अंदर आप जो है मैनुअली बताते हो कि नहीं मुझे इस नेटवर्क पर जाना है तो ऐसे जाओ, ऐसे ही है ना? जी सर। और अगर वो लिंक डाउन हो जाए तो क्या दूसरा ऑप्शन है? आपको सारा डिटेल्स पता चलना सर स्टैटिक में। डायनेमिक तो स्टैटिक में मैं वही कह रहा हूँ। यस सर, मान यस लीजिए आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर भेज दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग को स्टोर होने में आधा घंटा लग जाता है, क्या करूं मैं? सर इसके नोट्स भी भेजेंगे सर जो पढ़ा रहे हैं? मैं भेज तो दो दोस्त, लेकिन कैसे भेजूं? आप सिर्फ 2-4 दिन और रुक जाओ प्लीज। हाँ ठीक ओके सर। 2-4 दिन समझ ईद के बाद भेजिएगा सर। थोड़ी ताकत आ जाएगी यार। जी सर, बिल्कुल। अभी कुछ मन नहीं करता करने का। जी कोई नहीं सर। आप समझो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। जी ये तो सर बहुत वो सर। आप ये समझिए कि 2-4 दिन के बाद आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। जी बोले। जी थोड़ा वेट करें ब्रदर प्लीज। देखिए आपको ये पता है कि सिस्को में जो है ना 3 लेयर होती है, पता है ना? सिस्को की 3 लेयर कौन कौन सी होती है? कोर लेयर,
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर। तो ये जो स्विच आपकी, ये जो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है एक कोर लेयर की स्विच है, और यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की स्विच है, और ये जो हमारी स्विचेस हैं जहाँ पे हमारे एंड यूजर कनेक्ट होते हैं, और वहां पे ये एक्सेस लेयर की स्विच है। ये बात समझ गए? तो सिस्को के अंदर 3 स्विचेस होती है, 3 लेयर होती है। कोर लेयर, सारे एक्सेस लेयर की जो कनेक्टिविटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन से होगी, और ऐसे ऐसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कनेक्टिविटी कोर से होती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए कि आप स्टैटिक ट्रंक बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टैटिक, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फीचर डाल दिए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपने यहाँ पे इन दोनों स्विच के बीच में जो ट्रंक कॉन्फ़िगर किया है वो स्टैटिक किया है, और अगर ये ट्रंक डाउन हो जाता है तो फिर इन दोनों स्विच के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो कैसे होगी? मेरी बात समझे? इसके पास भी और भी पाथ है ना, मल्टीपल पाथ है ना। ये अगर आप स्टैटिक बना देंगे तो ये अगर कोई फिजिकल लिंक डाउन होने से उसकी कनेक्टिविटी में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायनेमिक कॉन्फ़िगर करते हैं तो अगर एक लिंक डाउन होगा तो मेरी जो कनेक्टिविटी दूसरे एंड से हो जाएगी। ये डिफरेंस होता दोनों में। ठीक है, थैंक यू। मेरी बात समझ गए? यस सर, यस सर। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं यहाँ पे बताऊं कि ये टॉपिक आपके है, आपके सीसी में टॉपिक है कि यहाँ पे फिलहाल आप देखिए कि मैंने हर एक जगह दो केबल लगा रखा है, दो केबल लगा रखा है यहाँ पे भी। तो दो केबल लगाने के पीछे रीजन ये है कि हम क्या करने वाले हैं कि पहले हमारे पास एक ही ट्रंक के ऊपर हम एक ही केबल लगाते थे, और मेरा डेटा जो होता था वो एक ही केबल पे ट्रेवल करता था। लेकिन यहाँ पे दो केबल लगा देने से ये फायदा होगा कि हमारा डेटा दोनों पे ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, सर जी ये तो इंटरफेस आपका ब्लॉक बता रहा है। तो यहाँ पे हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं, आगे टॉपिक हम बताएंगे ईथर चैनल के भी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक और डायनेमिक में ये होता है कि स्टैटिक अगर ट्रंक बना रहे हैं वो लिंक डाउन हो जाएगा फिजिकल, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी जो है एस्टैब्लिश नहीं रहती है। तो वहां पे अगर डायनेमिक होगा तो अगर एक लिंक डाउन होगा, अगर दूसरा रास्ता मिला वहां से उसकी नेबरशिप बन जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्त? यस सर। और कोई क्वेश्चन करना है? सर दोनों जो बना है सर, तो दोनों पे एक साथ तो डेटा ट्रैवल नहीं कर पाएगी ना सर? लूपिंग का तो इशू आ सकता है सर। जी बोले। लूपिंग का तो इशू आ सकता है ना सर अगर दोनों पे ट्रेवल करे। इसीलिए मैंने कहा आपके कहने से पहले कि आप कहेंगे सर दोनों पे कैसे ट्रेवल करें, ये तो इंटरफेस आपका पहले से ब्लॉक्ड है। मैंने कह दिया था आपके क्वेश्चन करने से पहले, मैंने ये कह दिया था। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं इसके ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करूंगा। अब ये ईथर चैनल क्या होता है, जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे। आपने ईथर चैनल पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। ईथर चैनल में लोड शेयरिंग होती है। तो इन दो फिजिकल इंटरफेस के ऊपर कैसे लोड शेयरिंग होगा, क्या लोड शेयरिंग मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम लोग करके देखेंगे। ये सर वर्क एंड प्रोटेक्ट में ले लेंगे क्या? जी, 2 लेयर पे हम लेके जाएंगे सेम डाटा जी, तो हम वर्क एंड प्रोटेक्ट कर देंगे ना। वर्क एंड प्रोटेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा दोस्त। मतलब वर्क एंड प्रोटेक्ट हो गया, अगर हमारा वर्क डाउन होगा तो वो डाटा हमारा प्रोटेक्शन पे चलता रहेगा। आप ईथर चैनल की बात कर रहे हैं? या वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे हम। समझ गए? थैंक यू सर। जी, वो पूरा डिटेल में जाऊंगा, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, स्टैटिक बनता है, डायनेमिक बनता है, लेयर 2 बनता है, लेयर 3 बनता है। ईथर चैनल बड़ी टॉपिक है, एक दिन पूरा सिर्फ ईथर चैनल लग जाएगा। लेकिन कल की जो हमारी टॉपिक है वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी बंदे हैं, जो भी कैंडिडेट है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी? तो अब मैं फिनिश करता हूं। ओके सर। जी बोले। सर ये जो आपने डायनामिक ट्रंक का तरीका बताया है, एक दफा कॉन्फ़िगर करेंगे फिर खुद हो जाएगी अगर कोई लिंक डाउन हो जाए? नेक्स्ट। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आपके ये सारे इंटरफेस, ये भी आपका डायनेमिक कॉन्फ़िगर है, ये भी डायनेमिक कॉन्फ़िगर है, ये भी डायनेमिक कॉन्फ़िगर है, और अगर मान लीजिए कोई लिंक डाउन हो जाए तो आपकी कनेक्टिविटी दूसरे लिंक से एस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ये पूरा प्रॉपर आपको जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ोगे तब फिर आपका दिमाग और थोड़ा खुलेगा। मैं अभी थोड़ा देर में वीडियो को अपलोड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। और आज जो है जो मैं सिक्योरिटी के अंदर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सिलेबस में आप फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को।